अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 4.7। इसमें है हमारे पास गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड। अच्छा जी, क्वेश्चन है इसमें हमें आप कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स यूजिंग गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड विद n इज इक्वल्स टू 2। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोगों ने करना है यूज़ करना है गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड को एंड कंपेयर योर रिजल्ट टू द एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ द इंटीग्रल्स। मतलब हमें इसमें क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन करनी है। डबल इंटीग्रेशन कैसे? एक हम गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड से इसका आंसर फाइंड करेंगे, दूसरा हम लोग जैसे सिंपल इंटीग्रेशन हम सेकंड ईयर में करते आए हैं उसको यूज़ करेंगे। हम लोग अपने इन दोनों आंसर्स को लास्ट में कंपेयर भी करेंगे कि गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड और जो इंटीग्रेशन हम सेकंड ईयर में करते आए हैं क्या उन दोनों से हमारा आंसर मैच कर रहा है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड से। पहले n इज इक्वल्स टू 2 के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 to 1.5 लिमिट है एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। अच्छा जी, इसमें अब आप ज़्यादातर बच्चे यही सोच रहे होंगे कि भाई हम लोग यहाँ पे ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ये गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड है। हमने यहाँ पे गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड पहले अप्लाई करना है, उसके बाद इसको जैसे हम इंटीग्रेशन सेकंड ईयर में करते हैं उसके साथ सॉल्व करके अपने आंसर को कंपेयर करना है। तो हम गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड यूज़ करेंगे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उस दिन मैंने आपको ओवरव्यू दिया, अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड का। उसमें आपको बताया था कि इसकी जो लिमिट्स हैं वो -1 to 1 ही होनी चाहिए। क्या इसमें -1 to 1 है लिमिट? नहीं। तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी लिमिट्स को चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द लिमिट 1 to 1.5 to -1 to 1। हम अपनी लिमिट को चेंज करने लगे हैं 1.5 to -1 to 1 बाय ट्रांसफॉर्मिंग। अच्छा, इसके लिए भी यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला क्या है? न्यूमेरिकल एनालिसिस में बेसिकली फार्मूला है। फार्मूला याद हो गया तो आपने एक दफ़ा भी मेथड समझा होगा तो आपसे हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2u प्लस b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इजी था फॉर्मूला। x इज इक्वल्स टू b माइनस ए बाई 2u प्लस b प्लस ए बाई 2। ये और ये सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अगर माइनस है तो उसके साथ u आएगा, प्लस वाले के साथ नहीं आएगा। अब यहाँ पे a और b क्या है? a ये b है। अगर आपको याद हो हमने पीछे पढ़ा ये इंटीग्रेशन a to b f of x dx, अभी हमने ये पढ़ा। इसका मतलब a क्या होगा? लोअर लिमिट, और अपर लिमिट को हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास b है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कह दिया a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1.5। ये हम लिमिट चेंज करने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे पुट किया 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2u प्लस 1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इनको सोल्व किया तो आपके पास आ गया 1/4u प्लस 5/4। एलसीएम लिया 4, एलसीएम में आ गया u प्लस 5। एक्स किसके इक्वल आ गया? u प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। अब आप यहाँ पे देखें, अगर हम अपने क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं, अगर हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन किस में था? एक्स में, एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स। अगर हमारा क्वेश्चन एक्स में है था तो अगर उसको हम u में कर रहे हैं तो हमें dx को भी तो du में लेके आना पड़ेगा ना। dx की जगह पे भी तो du ही आएगा ना, dx तो नहीं आएगा, क्योंकि जब फंक्शन में ही u है तो इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट करेंगे वो भी तो u ही होना चाहिए। ये सब बातें आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पे x आया था, हमारे पास क्या आया था? x इज इक्वल्स टू, हमारे पास पीछे क्या आया था? x इज इक्वल्स टू u प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पे dx लेंगे। अब ये जो 1/4 है ना, ये कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको पीछे लिख लिया। u के रिस्पेक्टिव यहाँ पे डेरिवेशन होगी u प्लस 5। dx 1/4 कांस्टेंट था, ऐसे ही रहा। du के u के रिस्पेक्टिव लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? du प्लस जो 5 है ये कांस्टेंट था, इसका क्या आ गया? 0।
ना अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास न्यू जो क्वेश्चन बन गया वो क्या, आई इज इक्वल्स टू, आई से मतलब इंटीग्रेशन, तो इस वजह से मैंने इसको लेट कर लिया कि ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था ना ये आई के इक्वल है। अब इसकी लिमिट्स चेंज होगी -1 to 1। जब लिमिट्स चेंज होगी तो फंक्शन भी यू में चला गया, u+5 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स। अब मतलब कि जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे हम ये लिख देंगे u+5 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर नेचुरल लॉग u+5 डिवाइडेड बाई 4। dx था, dx हमारे पास आया 1/4 du, उसकी जगह पे आ जाएगा 1/4 du। अब यहाँ पे क्या आ गया 1। अब यहाँ पे आप देखें ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। इसका स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसका भी स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर तो 1, 4 का स्क्वायर 16, इसको मैंने बाहर ले लिया, u+5 का स्क्वायर नेचुरल लॉग u+5/4 और यहाँ पे 1/4 और du। यहाँ पे ये 1/16 और ये 1/4, मैंने इन दोनों को बाहर ले लिया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। अब क्योंकि ये कांस्टेंट था इसीलिए इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन में आ गया -1 to 1 u+5 का स्क्वायर नेचुरल लॉग u। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने एक रूल यूज़ किया, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने 9th क्लास में भी लॉग वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा ये लॉग का रूल। नेचुरल लॉग अगर a/b हो, मतलब डिवाइड में कुछ भी हो, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b। मतलब जो भी ऊपर है उसके साथ सेपरेट नेचुरल लॉग, माइनस कर देंगे जो नीचे है उसके साथ सेपरेट नेचुरल लॉग। यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने यही रूल यूज़ किया, मतलब यहाँ पे ये a था और ये b था, नेचुरल लॉग u+5 माइनस नेचुरल लॉग 4। अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है, ये जो u+5 का होल स्क्वायर है ना, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह की मिस्टेक नहीं आपने करनी कि ये ब्रैकेट ना लगाएं, इस तरह लगेगा कि ये जो u+5 का होल स्क्वायर है ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ आ जाएगा du। अब क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, 1/64। यहाँ मैंने होल ब्रैकेट इसलिए लगाई कि ये जो 1/64 है इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए इंटीग्रेशन इसके साथ भी लगा दी, इंटीग्रेशन इसके साथ भी लगा दी। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, u+5 का होल स्क्वायर को नेचुरल लॉग 4 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। ठीक है, अब इतना तो हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे n = 2 के लिए करें, वैसे ना इस स्टेप की करने की ज़रूरत नहीं थी, ये वाले स्टेप की। आप यहाँ तक भी करते ना तो ठीक था, यहाँ तक भी चलेगा। अच्छा, फॉर n = 2 के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था n = 2 के लिए करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, इंटीग्रेशन -1 to 1 p(x) dx = इसका फॉर्मूला क्या आएगा, c1 p(x1) + c2 p(x2)। इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। इसका मतलब हमने जो अभी अब फाइंड करना है ना वो ये है। ठीक है, अब n = 2 है, यहाँ p 2x वाला यूज़ होगा, फॉर्मूला = x² - 1/3 था। अगर इसका आपको पता नहीं चल रहा, इसकी आपको समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से आया, तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जहाँ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड का, वो आप ज़रूर देखें, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आपको x की वैल्यूज़ चाहिए, ये वाले x1 और x2 कहाँ से आएंगे, यहीं से ही आएंगे। इसको आप लेट कर लें कि ये जो है ना ये 0 के इक्वल है, तो मतलब ये सारी जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल है। यहाँ पे ये -1/3 था, इधर आके +1/3 हो गया। x स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पे, तो ±√1/3 आ गया। एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई, एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, मैं इसे पॉइंट में ले आई। अब ये जो x1 और x2 है ये कहाँ से आएंगे, x1 x2 क्या, x1 और x2 यही हैं। अब हमने इनको डिसाइड कैसे करना है कि x1 क्या है और x2 क्या है। जो छोटी वैल्यू होगी वो x1 होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो x2 होगी। अब आपको पता है नेगेटिव में जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हो वो उतनी ही छोटी होती है। नेगेटिव वैल्यू इसीलिए उसको मैंने कह दिया x1, और जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो बड़ी थी, इसी वजह से मैंने उसको कह दिया x2। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखें जो p(x) है, p(x) हमारे पास क्या था, 1/64 u+5 का होल स्क्वायर नेचुरल लॉग u+5/4। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारे पास देखें, हमारे पास यहाँ पे -1 to 1 इंटीग्रेशन बन चुकी है। जो अब यहाँ पे है ना ये सारा p(x) है।
अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है 1/64, इसीलिए मैंने आपको कहा था इनको करने की ना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट करेंगे कि ये भी पी ऑफ एक्स है, ये भी पी ऑफ एक्स है, वो ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा और डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। इसीलिए आप ये वाला और ये वाला स्टेप रहने दें, इसे मिस कर दें, आप यहीं तक ही रहने दें। अब जो आपके पास पी ऑफ एक्स है ना, ये सारा पी ऑफ एक्स है, ये नंबर्स भी जो है ना साथ में, ये भी पी ऑफ एक्स हैं, इसको भी आपने साथ में पी ऑफ एक्स के कंसिडर करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये सारा आ गया पी ऑफ एक्स। अब आपको याद हो जो इक्वेशन 1 है, हमने वही फाइंड करनी थी, उसमें हमें पी ऑफ एक्स 1 भी चाहिए, पी ऑफ एक्स 2 भी चाहिए था। पी ऑफ एक्स 1 का मतलब है कि आपके क्वेश्चन में जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कोई भी कांस्टेंट है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है, वैसे तो ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है। पहले हम x1 करेंगे, x1 और x2 तो आपको पीछे मैं दिखा चुकी हूँ। ये x1 था, मतलब आपके क्वेश्चन में वैसे तो ये x1 है, लेकिन आपने अपने क्वेश्चन में जो p ऑफ x है ना, जहाँ पे u है ना, उसकी जगह पे आपने ये पुट कर देना है, ठीक है। उसको आप कंसीडर कर लें कि ये u है, ये हमारे पास x1 है। इसकी जगह पे आपने 1/64 ऐसे ही, इसकी जगह पे आपके पास ये आ गया +5 स्क्वायर नेचुरल लॉग, इस u की जगह पे आपने ये लिख दिया +5/4। इस सब को जब आपने सॉल्व किया तो पी ऑफ x1 आ गया आपके पास 0.0309698। फिर इसी तरह पी ऑफ x2 पुट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह के यहाँ पे हम यही वैल्यू पुट करेंगे बट पॉजिटिव में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.161570, ठीक है। पी ऑफ x1 भी आ गया, पी ऑफ x2 भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है फार्मूला के मुताबिक C1 और C2। अच्छा, अब C1 की अगर हम बात करें तो C1 क्या है, C1 का फॉर्मूला में मैंने आपको पिछली वीडियो जो जिसमें इंट्रोडक्शन दिया उसमें सब डिस्कस किया था। जो इसकी इंटीग्रेशन होगी उसकी लिमिट्स क्या होंगी, -1 to 1। कोई भी C का फॉर्मूला n=2 के लिए हो, 3 के लिए हो, 4 के लिए हो, चाहे 5 के लिए हो, इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स होंगी वो -1 to 1 ही होंगी। अब हम यहाँ देखते हैं x1 और x2 ही हैं सिर्फ, और तो कुछ है ही नहीं, x3 नहीं है, x4 नहीं है, इसी वजह से हम लोग x3 x4 को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ x1 और x2 को ही लेके चलेंगे। इस बेस पे आपका C1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ब्रैकेट x माइनस जो भी यहाँ पे आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे 1 है तो मतलब x1 नहीं आएगा, यहाँ आएगा x2, x3 तो आएगा ही नहीं क्योंकि x3 हमारे पास है ही नहीं, डिवाइड। अब ये और ये बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे ये x लिखा हुआ है तो यहाँ पे x ही रहेगा, यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा x1, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर होगा ना वही यहाँ पे आ जाएगा, x1 यहाँ आ गया और dx, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इंटीग्रेशन अब आपको आती होगी, x ऐसे ही रहेगा माइनस x2 क्या है, x2 जो हमारे पास आया था यहाँ पे, ये x2 जो हमने पीछे फाइंड किया था, x2 की जगह पे ये लिख दिया x1, x1 आपके पास ये x1 माइनस x2 आपके पास ये, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे जब मैंने इसको सोल्व किया, x माइनस ये तो ऐसे ही रहा, ये आपके पास नंबर थे, ये सोल्व कर दिया। अब ये क्योंकि कांस्टेंट था इस वजह से इसको मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन की x की तो x² माइनस ये सारी वैल्यू ऐसी रहेगी, इसके साथ एक x आ जाएगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट आ जाएगी -1 to 1। यहाँ पे आपके पास जब आपने इसको सोल्व किया, डिवाइड किया, तो आपके पास आ गया -0.86602। यहाँ पे आपने पुट करनी है अपर लिमिट पुट की 1 का स्क्वायर 1/2, यहाँ पे पुट की तो इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं यही नंबर रहेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1/2 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस कैसे आया, अब ये भी x है, x की जगह पे हम लोगों ने लिमिट पुट करनी है लोअर लिमिट, -1 पुट किया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस हो गया और ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास, ये ब्रैकेट होल पे आ गई, ये ऐसे ही रहेगा 1/2 माइनस 0.577350 -1/2 माइनस प्लस माइनस, और ये नंबर आपके पास इसी तरह रहेगा। यहाँ पर इनकी कटिंग होगी और इन सबको सोल्व करने के बाद आपके पास C1 आया 1। इसी तरह C2 का फॉर्मूला है, C2 के फॉर्मूले भी -1 to 1, x माइनस जो इधर है वो इधर नहीं आएगा, x1
फिर जो इधर है वो इधर ही आएगा, और यहाँ पे x था, x ही आएगा, लेकिन यहाँ पे x2 आ जाएगा, मतलब जो इधर है वो इधर आ जाएगा। समझ आई फॉर्मूले की? x माइनस x1, x2 माइनस x1, मतलब आपके पास x3 और x4 तो है ही नहीं, इसी वजह से x2 माइनस x1 नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप x1 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे तो आपके पास C2 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आपने सब वैल्यूज़ को पुट किया, सॉल्व किया और इसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के बाद, लिमिट पुट करने के बाद C2 भी आपके पास आ गया 1। अब आप देखें कि आपके पास जो गिवन था, आप लोगों के पास जो इक्वेशन 1 थी उसके मुताबिक आपको क्या चाहिए था, C1 C2 P ऑफ x1 और P ऑफ x2। इसी तरह अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है। अब हम अपनी इक्वेशन 1 को देखेंगे। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम सब वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे -1 to 1 लिमिट P ऑफ x था, P ऑफ x की जगह ये सारा आ गया, और dx था, dx की जगह पे du इज इक्वल C1 क्या आया 1, P ऑफ x1 की वैल्यू आई 0.030698 प्लस C2 भी आया 1 और P ऑफ x2 की वैल्यू आई 0.161570। इन जब तब के सिंप्लीफिकेशन की और हमारे पास आंसर आ गया 0.192268। ये हमने किया गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड से। अब हमने इसको कंपेयर करना है अपने एक्चुअल सॉल्यूशन से, मतलब एक्चुअल इंटीग्रेशन जो हम सेकेंड ईयर में करते आए हैं। गिवन क्वेश्चन को लिया x² नेचुरल लॉग x dx। अच्छा, ये जो लिमिट्स है ना -1 to 1, ये सिर्फ गॉसियन क्वाड्रेचर के लिए है, ये सिंपल जो इंटीग्रेशन है ना उसके लिए नहीं है। अगर आपको याद हो तो आप जब सिंपल इंटीग्रेशन करते थे उसमें तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था कि जो आपकी लिमिट था वो -1 to 1 ही जानी चाहिए, उसमें तो कोई भी लिमिट्स हो आप सॉल्व कर सकते हो। तो जो -1 to 1 मैंने आपको बताया ना वो सिर्फ और सिर्फ गॉसियन क्वाड्रेचर के लिए मैंने बताया था। अभी तक जो हमने सॉल्व किया है ना वो गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड के साथ किया। अब हम करेंगे जो रियल इंटीग्रेशन जो हम सेकंड ईयर में करते आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको लेट कर लिया, आई इक्वल्स टू आई के इक्वल लेट कर लिया। अब आपको पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होगी, तो मैंने इसको लेट कर लिया है u इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग x। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आइलेट रूल यूज़ होता है। आइलेट रूल क्या है, अब देखें, पहले में हमने करनी होती है डेरिवेशन और सेकंड में हमने करनी होती है इंटीग्रेशन। अगर देखा जाए तो ये जो नेचुरल लॉग x है इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है, इसकी इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इस वजह से हम डेरिवेशन के लिए यूज़ करेंगे। इसको लेट कर लिया कि u किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग x के, du के आ गया 1/x dx। इसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते थे, इसको लेट कर लिया v, इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² dx। x² की इंटीग्रेशन की x³/3। तो अब हम आगे यूज़ करेंगे फॉर्मूला था आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, i इज इक्वल टू u v माइनस इंटीग्रेशन v du। u आपके पास क्या आया, u क्या था, u लेट किया स्टार्ट में नेचुरल लॉग x, v आपके पास आया x³/3 माइनस इंटीग्रेशन ऐसे ही v था x³/3 du आपके पास आया 1/x dx। ठीक है, अब ये सारी टर्म इसी तरह रहेगी, -1/3 x को x से कटिंग किया x² dx, ये सारी टर्म इसी तरह रहेगी, -1/3 x² की दोबारा से इंटीग्रेशन किया x³/3, 3 3 9 मल्टीप्लाई कर दिया x का क्यूब, इसी तरह रहेगा आपके पास, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लिमिट्स, ऊपर थी 1.5 और नीचे था 1, अपर लिमिट सब में मैंने पुट की माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इन सब को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे भी आंसर आया 0.192258। अगर आपको मैं दिखाऊं तो जब हमने यहाँ पे गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड से किया था तब भी यही आंसर आया था 0.192268। इसको मैंने नेम दे दिया था इक्वेशन 2 का। यहाँ पे भी आपका आंसर है 0.192258, इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 3 का। बस लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ डिफरेंट है, इतना तो होता है। ये जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ है ना 0.1922, ये तो हमारी सेम है, इसका मतलब कि हमारा आंसर ठीक आया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 लिख देंगे कि हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 सेम आई है कंपेयर करके। ये था आपके पास गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड फॉर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगी n इज इक्वल्स टू 3, फिर 4 और फिर 5। अच्छा, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इतना अच्छा समझ आ ही गया है
तो फॉर्मूलाज आप सबके साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं इंट्रोडक्शन में। तो आपको अगर लगता है कि आप कोई क्वेश्चन n = 3 या 4 के लिए खुद कर सकते हैं तो आप करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपसे हुए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।